चारधाम यात्रा से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट हमारे पास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई है। 17 फरवरी को सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर इसमें मंथन होगा। बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक बुलाई है और बैठक 17 फरवरी को होगी सुबह 11 बजे। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार मंथन करेगी और बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। देहरादून में 9 फरवरी को हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने छात्रों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इसके लिए आम लोगों से भी मदद मांगी है। पुलिस का कहना है कि जो कोई भी पत्थरबाज युवाओं के बारे में जानकारी देगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। फरवरी को पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले युवा कौन थे? क्या ये पत्थर उन छात्रों की भीड़ के बीच से फेंके गए थे जो पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, या फिर छात्रों के बीच कोई और भी था? देहरादून पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर पत्थरबाज युवाओं की पहचान कर रही है। पुलिस की तरफ से बाकायदा फोटोग्राफ्स भी जारी किए गए हैं। पुलिस ने बाकायदा एक नंबर भी जारी किया है। पुलिस का कहना है कि लोग इस नंबर पर कॉल करके पत्थरबाज युवाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। 20% बच्चे लगभग रहे हैं और ये एक खास ग्रुप के बच्चे हैं। धारा 140 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धारा 188 IPC के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। अभी भी कचहरी परिसर में जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, उस परिसर में धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें। जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर से युवा देहरादून पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस और युवाओं के बीच झड़प होती है। पुलिस का कहना है पहले युवाओं ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने कई युवाओं को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार किए गए युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर अभी भी छात्र धरने पर डटे हुए हैं। जाहिर है, लगता नहीं है कि ये मामला अभी ठंडा पड़ने वाला है। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है। पत्थरबाजों के फोटो जारी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इतनी देर से क्यों ये फैसला लिया, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जिन युवाओं की गिरफ्तारी हुई, क्या उन्होंने पत्थरबाजी की थी? कांग्रेस की तरफ से अब देखिए इस पूरे मामले पर सवाल उठाए गए हैं कि आखिर पुलिस ने इतनी देरी से क्यों फैसला लिया, और जिन युवाओं की गिरफ्तारी हुई है, क्या उन्होंने पत्थरबाजी की थी? बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। पत्थरबाजी के और लाठीचार्ज के इतने दिन बाद पुलिस अब फोटो जारी कर रही है और बेगुनाह छात्रों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और उन पत्थरबाजों में कोई भी वो छात्र नेता नहीं है जो गिरफ्तार किए गए हैं। अगर पुलिस की अभी जांच पड़ताल चल रही है और ये पुलिस की जिम्मेदारी भी है कि वो पत्थरबाजों को या अराजक तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस को, प्रशासन को ये भी साफ करना होगा कि ये बेगुनाह छात्रों को जेल क्यों भेजा गया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बोबी पवार और दूसरे प्रदर्शनकारियों की आज भी जमानत नहीं हुई है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और वादी पक्ष ने कोर्ट से मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे साक्ष्यों को पेश करने के लिए एक दिन का समय मांगा। वादी पक्ष ने कहा कि पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, इसलिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा करने का समय उन्हें दिया जाए। वादी होने का सबूत है, जिसके खिलाफ RSS और उनके अनुवांशिक संगठन FIR करें या उनका विरोध करें तो समझ लीजिए कि वो पक्का राष्ट्र प्रेमी है। क्योंकि हम तो हमेशा उस पार्टी के हैं जिसने भारत को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। ऐसे तो है नहीं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने वाले लोग हम नहीं हैं, और मैंने अगर कुछ कहा है तो सबूतों के आधार पर, तथ्यों पर कहा। बेरोजगार युवाओं के समर्थन में कांग्रेस धरना दे रही है। कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेसियों का धरना जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन भी किया।
तो देखिए, करण मारा की तरफ से धरना प्रदर्शन और कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन ये किया है। दरअसल मसला है बेरोजगार युवाओं के समर्थन को लेकर, जिसमें कांग्रेस धरना दे रही है और उसी दौरान कुछ तस्वीरें सामने आई। और इसी बीच खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे और इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य राज राजेश्वर से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। पेपर लीक पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने ऐसा सख्त कानून बनाया कि अब कोई भी नकल करने या फिर कराने की सोच भी नहीं पाएगा। ये हमारे बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, यहाँ के कर्णधार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी और नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी और पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल नहीं होंगी। विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में सियासत अब गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भर्ती मामले पर बयान को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने पलटवार किया है। जिसने अपराध किया उसको तो दी नहीं आपने से। सभी जगह जहाँ भी गड़बड़ियाँ होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय की क्या स्थिति आप बेहतर जानते हैं। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत अब अपनी पुरानी टीम की ही कमियां गिना रहे हैं। हरक सिंह के सवाल हैं कि विधानसभा की नियुक्तियों में हुई धांधली को लेकर सिर्फ नियुक्ति लेने वालों पर ही कार्रवाई क्यों हुई, नियुक्ति देने वालों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। हरक सिंह का कहना है कि अगर गड़बड़ियों की सही से जांच हो जाए तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैसे दुर्भाग्य है, ये नेचुरल जस्टिस भी नहीं है, जिसका दोष ही नहीं है उनका। मैं सोचता हूं जिनकी नियुक्ति हुई उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने प्रयास किया, किसी ने गलत तरीके से उनको नियुक्त कर दिया, चाहे पैसे लेके क्या हो। हरक सिंह रावत के आरोप गंभीर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियों में हुई धांधली को लेकर सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। अगर जांच हो गई तो उनमें बहुत सारे लोगों ने तो पैसे देके नियुक्तियां हुई हैं। अब वो तो दोनों तरफ से मारे गए, पैसा भी चला गया और आज नौकरी भी नहीं रही। आप क्या मानते कि अगर इसकी जांच हो गई तो मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी की आधी सरकार जो है जेल में होंगी। क्योंकि पहले ही भर्तियां निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूं कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है। उस पर कोई भी कमेंट करना मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं समझता। जांच में जहां भी आएगा हम अपने बेटे बेटियों से, अपने भाई बहनों से प्रदेश के कहना चाहते हैं कि इस दिशा में जो हमने शुरू से प्रयास किए हैं वो प्रयास हमारे तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर संपूर्ण पारदर्शिता न हो जाए। उधर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी हरक सिंह रावत पर तंज कसा है। हरक सिंह में मैं कोई टिप्पणी करूं तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं वो, और आज जिस हाशिए पर वो खड़े हैं, गलत निर्णय कह दूं या अति अविश्वास कह दूं, कभी वो अपने को उत्तराखंड का शेर कहा करते थे और आज शेर की क्या स्थिति आप बेहतर जानते हैं। हरक सिंह रावत पिछले कुछ रोज से अचानक सियासी गलियारों में एक्टिव हो गए हैं। हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर वो पहले ही हरीश रावत को टेंशन दे चुके हैं। अब हरक भाजपा सरकार की कमियां गिना रहे हैं। सियासत के जानकार अच्छी तरह से जानते हैं कि हरक का कोई दाव बेवजह नहीं होता। इस बार भी हरक के दिमाग में जरूर कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि अधिकारी मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि इस मामले को वो कल होने वाली कैबिनेट की बैठक के दौरान भी उठाएंगे। कहा जो फंक्शनल मर्जर हुआ है उसमें हमारी राय ली जानी चाहिए थी। उसमें गणेश जोशी जी से नहीं पूछा गया, सहकारिता मंत्री धन सिंह जी से नहीं पूछा गया। पर चलिए, अब मुख्यमंत्री जी ने उसमें जो है स्थगन किया है।
अब कल कैबिनेट है, उसके अंदर इस बात को रखेंगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का, बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जाती है। जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों के विस्थापन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार लोगों का विस्थापन कब होगा, कहां होगा। इस पर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावितों के विस्थापन पर फैसला लिया जाएगा। विस्थापन जैसे हम लोग जितना जल्दी किया जा सकता है, चाहे जगह चिन्हित करने का है, चाहे पुनर्वास नीति लाने का है, तो वो कर रहे हैं। और जैसे ही रिपोर्ट आएगी सबको उसमें व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक देर होने की बात है तो मेरे ख्याल से जितनी लाइटनिंग मोड पे जितना शीघ्र तरीके से कार्रवाई की गई है रिलीफ के लिए, ये भी इसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि प्रशासन ने काफ़ी जल्दी से सबको हटाया है और उसको रिलीफ कैंप में रखे गए हैं और किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। और अब बात करते हैं बर्फ की बेवफाई की। पौड़ी में इस साल सर्द मौसम के बाद भी बर्फबारी नहीं होने का सीधा असर सेब की बागवानी पर दिखाई दे सकता है। सेब की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि अच्छी बर्फबारी हो। उद्यान विभाग की माने तो बर्फ न पड़ने से, फलों को नमी न मिलने से हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की पैदावार आने वाले समय में बर्बाद होगी और ऐसे में हाई चिलिंग वैरायटी के सेब की बागवानी कर रहे काश्तकारों की दिक्कतें अब बढ़ सकती हैं। बारिश जो हुई है ये तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बर्फबारी कम होने से ये होता है कि जो हमारी हाई चिलिंग वैरायटी है सेब की, वो प्रजातियां जो 800 से 1000 घंटा जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और उसकी वजह से उनके फलों की गुणवत्ता पर, फूल पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता। फूल आएगा, फल आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन जो लो चिलिंग वेराइटीज़ हैं, जैसे कि उसमें एक जीरो माइन वेराइटी और भी कुछ वेराइटीज़ हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में हरिद्वार में कांवड़ की भीड़ नजर भी आ रही है। कई प्रदेश से कांवड़िया गंगा जल भरने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं। हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे का कहना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पुलिस प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ का कोई अनुचित लाभ न उठाने पावे और इसलिए पुलिस की अपनी लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी है। सादी वर्दी में भी हम लोगों ने इस बार काफ़ी लोगों को उतारा है ताकि वो पब्लिक के बीच में ही रहें। इस बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कांवड़ यात्रा सबकी अच्छी हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।